नमस्कार, मैं मोहनीश। हम आ चुके हैं बलिया में, और बलिया में नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर के कैंपस में आज हम लोग हैं, और यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं इस विद्यालय की और क्यों ये एक गौरवशाली विद्यालय माना जाता है इस पूरे बलिया ज़िले का। नमस्कार, आपका स्वागत है स्पीक आउट सॉल्यूशंस के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी के बलिया में हैं, और बलिया का एक बहुत ही ऐतिहासिक और शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला विद्यालय है। इसका नाम है नागाजी मठ सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर बलिया में। और आज हम यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अरविंद सिंह चौहान जी के साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे विद्यालय के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके बारे में थोड़ा सा, कि आपका परिचय, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, शैक्षणिक बैकग्राउंड वगैरह, और आप कब से इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर हैं। अपना परिचय अरविंद सिंह चौहान, और बीएससी बीएड, एमए इन इकोनॉमिक्स, एलएलबी, प्रशासनिक का पेपर भी हमने इंक्लूड किया उसमें। और हमारा जो स्टार्टिंग हुआ विद्या भारती में सेवा करने का, वो लखनऊ में जो अपना एक विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर क्यू, अलीगंज, वहाँ से शुरुआत हुई। और वहाँ से विद्या भारती ने अपनी योजना के अंतर्गत हमको प्रिंसिपल बना करके भेजा। वहाँ से मेरी पोस्टिंग रायबरेली हुई, रायबरेली से बस्ती हुई, बस्ती से मैं देवरिया आया, और देवरिया से पिछले सत्र में हम नागाजी में हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, विद्यालय का संक्षिप्त परिचय और यहाँ के थोड़े से इतिहास के बारे में कृपया आप बताएंगे। अपना विद्यालय जो है वो नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालदेपुर बलिया के नाम से जाना जाता है, और आपके इस बलिया ज़िले का एक प्रतिष्ठित विद्यालय में माना जाता है। और इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो नागाजी मठ, यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और वहाँ से अपना प्राइमरी एजुकेशन पूरा करते हुए और जगह के अभाव को ध्यान में रखते हुए और अच्छी शिक्षा और नगर से बाहर शिक्षा दी जाए उस समय की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इसको स्थापित करने की योजना बनी, जो 1983 में इसका स्थापना यहाँ पर हुआ है। और अपना जो विद्यालय चलने और चलाने की जो पद्धति है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो विद्या भारती है, विद्या भारती में शिष्य शिक्षा समित गोरक्ष प्रांत के अंतर्गत अपना विद्यालय आता है। उसकी रीति नीति से हम लोग यहाँ पर विद्यालय को इस्टेब्लिश किए, और 1983 से ये कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। 1983 का 40 साल पूरे होने वाले हैं जी। तो सर, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर जैसे संस्थान से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने बताया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय की जो शिक्षा पद्धति है, या इस विद्यालय की कहें, या पूरे जो विद्या भारती और शिशु भारती जो संस्था चलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इसकी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है। देखिए, शिक्षा पद्धति का जो मूल आधार है वो भारतीय शिक्षा पद्धति से आधारित है जी। और जो हमारी एक्सपर्ट टीम रहती है उससे वो लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च सेंटर भी हमारा लखनऊ में है, और वहाँ से वो अपनी गतिविधियों को भेजते हैं। हम लोग समय समय पर मीटिंग भी करते हैं, सेमिनार भी होता है, उसमें भी जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति पे आधारित भारतीय धर्म को जाने, अपने माता पिता के सम्मान कैसे करते हैं, उसके लिए हमने एक छोटी सी बुकलेट बनाई है। उसका नाम है अर्चना, जिसमें प्रातः स्मरण से लेकर के और वंदे मातरम तक पूरी पद्धति उसमें दी हुई है। उस पद्धति को हिंदुस्तान के सभी विद्या भारती द्वारा चलने वाले विद्यालय कराते हैं। तो उसमें एक तो सारी जो भी पद्धति को अपनाया है वो कहीं ना कहीं वेद से, पुराण से, गीता से उठा करके लिया गया है। उसके साथ साथ में हम लोग बच्चों के साथ में
इंटरेक्ट होकर के बातचीत करते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं और माता पिता का उनको सम्मान करना चाहिए। इसकी भी हम लोग बैठ करके और मिल करके और पेरेंट्स की गैदरिंग करके और इस तरह की चर्चा करते हैं, बताते हैं, फिर उसका आउटपुट भी लेते हैं कि हमारे बच्चे कितना उसमें कर रहे हैं। और हमारा एक कैलेंडर होता है जो विद्या भारती द्वारा ही निर्मित होता है। उसमें सारे जो ऋषि मुनि हैं, सारे हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, अन्य हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, इनकी हम जन्म तिथि पर उनकी बैठ करके बच्चों के साथ में जयंती मनाते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो उसका एक प्रभाव पड़ता है कि उनको विवेकानंद क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि विवेकानंद भी कोई थे जी। ये जानकारी उनको हो जाती है कि विवेकानंद भी थे, अंबेडकर जी भी थे जिन्होंने संविधान की रचना की है। नहीं, ये जानकारी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा सारी चीज़ों पर हम लोग हर गतिविधियों पर पहुँचने का प्रयास। अगर हम बात करें शिक्षा पद्धति को लेकर के, तो सिलेबस जो होता है जो आप फॉलो करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि शिक्षा विद्या भारती का अपना एक अलग सिलेबस चलता है। तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? शिक्षा विद्या भारती का सिलेबस चलता है या CBSE या और भी कोई बोर्ड की पुस्तकें आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को? देखिए, इसको मैं स्पष्ट करूँ, जो प्राइमरी सेक्शन हमारा है जी, प्राथमिक विद्यालय, उसमें विद्या भारती द्वारा निर्मित में पुस्तकें चलती हैं। यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पुस्तकें चलती हैं। और वो भी पुस्तकें विद्या भारती ने स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह लिया होगा, जो वैधानिक पद्धति उन्होंने पूरी कराई होगी। बिल्कुल ठीक। अब यूपी बोर्ड के जो विद्यालय हैं, वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड विद्या भारती भी अपनी पुस्तक निकालती है और यूपी बोर्ड की भी पुस्तकें चलती हैं। मेरा विद्यालय CBSE का है, तो यहाँ पर समस्त पुस्तकें NCERT बेस्ड रहती हैं। लेकिन जो गतिविधियाँ हैं हमारी, जैसे नैतिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, योग शिक्षा है, ये सारी गतिविधियाँ विद्या भारती को केंद्र में रख करके कराई जाती हैं और उन्हीं की पुस्तकों को हम फॉलो करते हैं। तो सर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी भारत देश की, जो गुरुकुल परंपरा रही थी, वो भी, और आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों का एक बहुत ही सुंदर सम्मिश्रण यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर हम कहना चाहें तो। इस तरीके से आप लोगों ने, देखिए, प्राचीन शिक्षा पद्धति को मैं आधार मान के चलता हूँ जी। मेरी जो विद्यालय की शुरुआत होती है वो वंदना से होती है, जो अन्य कॉन्वेंट स्कूलों में आपको नहीं मिलेगी। और जो एंडिंग होती है वो वंदे मातरम से होती है। बच्चे जब भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र हम कराते हैं, मतलब उस सारी चीज़ का अभ्यास कराते हैं और अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ का स्टाफ भी आपको वेल एजुकेटेड मिलेगा, वेल क्वालिफाइड मिलेगा। तो NCERT को जो उनका सिलेबस है उसको आधार लेकर के, क्योंकि समाज में हमको परीक्षा फल भी देना है, उसको तैयारी कराते हैं। विद्या भारती के जो आधारभूत विषय हैं, विद्या भारती के जो आयाम हैं, उनको ध्यान में रख करके उन बच्चों के अभिभावकों तक इस बात को पहुंचाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। और जो आपका कहना है कि हमारा जो मिश्रण है एक पैकेज जैसा तैयार होता है, वो एक अच्छा पैकेज है। और ठीक प्रकार से यदि ऐसा हम लोग प्रयोग करते रहे तो भविष्य में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अवधारणा रही है कि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को हम एक अच्छी शिक्षा और अच्छा विचार दे सकें, उसमें हम सफल होंगे जी। सर, अगर हम नागाजी मालदेपुर की बात करते हैं तो जो ज़िले में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है, तो यहाँ की सुविधाएं और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उस पर ज़रा प्रकाश डालना चाहेंगे। नागाजी मालदेपुर का जो स्थान है वो मैं नहीं कहता हूँ ज़िले में है, ये यहाँ की समाज की ओपिनियन है और समाज इसको एक्सेप्ट करता है। इसमें सबसे पहले है कि हमारे यहाँ अनुशासन प्रिय वातावरण पसंद करते हैं और भरसक प्रयास करता है प्रत्येक हमारा आचार्य कि हमारे छात्र अनुशासन में रहें और फॉलो करें। सुविधाओं के लिए जो भी मतलब CBSE के सिलेबस के अनुसार जो भी सुविधाएं चाहिए उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और सभी सुविधाओं से हम युक्त हैं। जैसे हमें लगता है कि कहाँ पर कितनी लैब्स होंगी, लाइब्रेरी होंगी, ये नहीं पता है, लेकिन अपने विद्यालय में जो लाइब्रेरी का और लैब का मानक है
उस मानक से अच्छी लाइब्रेरी और लैब है हमारे पास। पानी पीने के लिए हम आरओ का सुविधा दे रहे हैं और पिछले सत्र में ये पॉइंट मेरे पास 5 थे, इस सत्र में 8 पॉइंट मैंने दिए हैं कि बच्चों की गैदरिंग जो है, हमारे यहाँ लगभग 2500 बच्चे हैं, तो उनके रेशियो को देखते हुए मैंने ये सुविधा प्राप्त की है। कमज़ोर बच्चों के लिए मैं अतिरिक्त बेलाएँ चलवाता हूँ और कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको पेरेंट्स को और बच्चे को बैठा करके और टीचर उनसे बात करता है, उनकी ओपिनियन लेता है, फिर उस आधार पर हम उनका सहयोग करते हैं। बसों की सुविधा मिलती है। हमें लगता है कि सुविधा के क्षेत्र में ऐसा कोई अभाव नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट इतना तत्पर रहता है या अपडेट कहिए उसे कि सुविधा के नाम पर कहीं कोई ओपिनियन आती है तो उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। कल एक हमारी मीटिंग 12th क्लास के साथ चल रही थी, उसमें हमारे शैक्षणिक प्रमुख भी बैठे थे, तो उन्होंने 2 चीज़ें मांग की थी कि लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव बुक्स है, तो मैंने जब विषय नोट किया था और कुछ कॉमर्स डिपार्ट के लिए जो मॉडर्न एजुकेशन है जैसे जीएसटी वगैरह है, तो उसके लिए तो कल ही इस बात का मतलब उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य जी इसकी चिंता की जाए। तो मैंने लाइब्रेरी में देखा, लाइब्रेरी में हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव बुक हैं, पर्याप्त 10+2 की बुक्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, और जो बाहर से गेस्ट लेक्चर जीएसटी पर बात हो रही थी वो भी कल बात हो गई कि हम उनको बुला करके बात करेंगे। तो सुविधा के नाम पर हम और विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से तत्पर रहता है कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। और इसी का परिणाम है सर कि ये विद्यालय इतने अच्छे रिजल्ट्स और इतने अच्छे परिणाम दे पा रहा है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे खेलकूद के स्तर पे भी यहाँ के जो बच्चे हैं, मैंने देखा है कि प्रदेश स्तर पे और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पे भी नाम कमाते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती हैं। जी हाँ, हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, पहले तो नगर के जो विद्यालय जैसे संकुल में बांटा गया है, ऐसे 6 विद्यालय होते हैं, उनमें हम लोग प्रतियोगिता कराते हैं। और केवल खेलकूद की नहीं होती है, उसमें विज्ञान प्रतियोगिता भी होती है, संस्कृत बोध परियोजना प्रतियोगिता होती है, ऐसे कई प्रतियोगिताएं होती हैं, वैदिक गणित की प्रतियोगिता होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए सभी आचार्यवृंद तैयारी कराते हैं। और खेलकूद में हमारे बच्चे प्रांत में, क्षेत्र में और अखिल भारतीय स्तर पे भी एक बालक आया हुआ है, 2 बालक हमारे SGFI में सिलेक्ट हुए हैं और वो अच्छा मेहनत करते हैं। ये और आचार्य के लिए, विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण है कि बच्चे अच्छे हैं और उनका वातावरण अच्छा है। विज्ञान में विज्ञान मेला होता है, क्विज होता है, बहुत सारे उसके आयाम होते हैं, उसमें भी छात्रों को सिलेक्ट करके हम लोग प्रांत और क्षेत्र स्तर पर जाते हैं। इस बार हमारे यहाँ क्षेत्र में भी बालक ने अपना स्थान बनाया है और अखिल भारतीय भी जाता है। अपने ही संस्थान विद्या भारती द्वारा संचालित ऐसे नगर में 2 संस्थान हैं जिन्होंने संस्कृत बोध परियोजना में अखिल भारतीय स्तर पर स्थान प्राप्त किया है। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी पूरी व्यवस्था है इस शैक्षणिक पद्धति के अंदर, इस विद्यालय के अंदर। और सर, इतना बड़ा विद्यालय आप चला रहे हैं, लगभग 36 साल हो गए हैं, 2500 के करीब छात्र पढ़ते हैं, तो किसी तरीके की कठिनाई यहाँ के सिस्टम को लेकर के या यहाँ के बच्चों को लेकर के या यहाँ के अभिभावकों को लेकर के अगर आपको सामना करना पड़ता है, अगर है तो वो क्या है सर? नहीं, मैं जो देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ जी, तो इस तरह का तो कोई वातावरण नहीं है। क्योंकि देखिए, जो हम शिक्षा देते हैं वो ऐसी कोई शिक्षा नहीं देते हैं जिसमें हमको कोई विरोधाभास फेस करना पड़े। क्योंकि विद्यालय जो है वो समाज का विद्यालय है, न तो ये मेरा विद्यालय है, न किसी पर्टिकुलर पर्सन का विद्यालय है, ये समाज का विद्यालय है। समाज के लोग मिल करके इसमें कितना अच्छा हो सकता है उसका प्रयास करते हैं। कभी जैसे हमको अकेले सारा काम करना पड़े तो फेस करना पड़ सकता है, तो मैंने अपने काम को बांटा है। मेरे यहाँ सभी विभाग के विभाग प्रमुख हैं, अनुशासन विभाग के अनुशासन प्रमुख हैं, शारीरिक विभाग शारीरिक दिखता है, 6 to 8th के हमारे एक इंचार्ज हैं, 9th 10th के एक इंचार्ज हैं, 11th 12th के एक इंचार्ज हैं, और उनके ऊपर उन तीनों लोगों को मिला करके एक प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये कार्य को बांट करके हम लोग करते हैं। तो इस तरह से किसी प्रकार के कोई अव्यवस्था और कोई सामने करने का मौका नहीं मिलता है।
सामना केवल हमको करना पड़ता है प्रवेश के समय। अच्छा जी, वो तो हम उसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। वही मैं मुद्दा भी उठाने वाला भी हूँ कि सर विद्यालय में जो प्रवेश की प्रक्रिया है छात्रों के लिए वो क्या प्रक्रिया है और किस किस कक्षा में बच्चे प्रवेश ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी वीडियो के माध्यम से और अभिभावक भी देखेंगे तो वो जान पाएँ, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। देखिए नागाजी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की प्रवेश प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो यहाँ की जो प्रवेश प्रक्रिया है, यहाँ पर अधिकांश प्रवेश क्लास 6 में होता है और उसमें लगभग 1200 से लेके 1500 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो बेस्ड होता है क्लास 5 होता है। क्लास 5 का जो सिलेबस है उसी के आधार पर हम पूछते हैं जी। उसमें जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनको मेरिट बना करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जब कहीं कोई वैकेंसी हुई 9th में या 11th में तो मैं उसके लिए एडवर्टाइज करता हूँ, अदरवाइज एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। तो मैक्सिमम जो हमारा प्रवेश होता है वो क्लास 6 के लिए होता है। तो मेन जो टारगेट है वो बच्चों को क्लास 5 के बाद से करना चाहिए, क्लास 6 में प्रवेश लेने के लिए यहाँ से। जी हाँ जी बिल्कुल। और क्या ये इस विद्यालय में सिर्फ बालक पढ़ते हैं या बालिकाओं के लिए भी स्थान है, और हॉस्टल की सुविधा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें सर। देखिए जो CBSE का नॉर्म्स है वो बालक बालिकाओं का पढ़ाने का एक नॉर्म्स है जी। उसे अंग्रेजी में आप लोग कोएड कहते हैं जी। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने बालक और बालिकाओं को पढ़ाने के लिए पूरी सुविधा दी है। कैंपस थोड़ा सा हटके है। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं बालिकाएं भी हैं, कैंपस बगल में है उनका, ठीक है ना, और बालक भी हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो टोटली हमारे यहाँ पढ़ते हैं। जो बालिकाएं हैं बगल के कैंपस में पढ़ती हैं। और ये इसलिए है कि संख्या बल को देखते हुए हम ये सुविधा एक के परिसर में नहीं दे पाते हैं, और परिसर में देने के लिए मैनेजमेंट सक्षम है, लेकिन अब इस नगर के आसपास जो आबादी है वो जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ताकि मैं एक्सटेंशन अपना बना सकूं, बढ़ा सकूं और सबको एक साथ सुविधा दे सकूं। हमारे यहाँ छात्रावास भी चलता है, जैसे हॉस्टल कहते हैं आप लोग, तो जिसे माधव छात्रावास के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमारे यहाँ जो एंट्रेंस होता है वो क्लास 6 से होता है। मैक्सिमम जो प्रक्रिया विद्यालय के अंदर रहती है वही छात्रावास में रहती है। अच्छा। छात्रावास का स्टाफ अलग है, छात्रावास की सारी व्यवस्थाएं अलग हैं, उन बच्चों के रहने के लिए, उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए सुविधाएं अलग हैं। शाम को इवनिंग क्लासेस है उनको, क्योंकि छात्रावास हैं, यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, इसलिए शाम को इवनिंग क्लास भी उनकी चलती हैं। अब वो बच्चे कभी कभी बीमार भी होते हैं तो प्रत्येक संडे को कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ बुलाया जाता है। 2 संडे को होम्योपैथिक के डॉक्टर आते हैं और 2 या 3 संडे में एलोपैथिक के डॉक्टर आते हैं, मतलब जो उनका रूटीन है छात्रावास की प्रक्रिया के अनुसार। और खान पान के लिए समय समय पर मैं भी देखता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो अचानक औचक निरीक्षण के नाते शाम को उसी बच्चों के साथ में बैठ करके भोजन भी करने का प्रयास करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि यथास्थिति क्लियर पता चल जाती है। यदि मैं कहूँ कि क्या खिला रहे हैं तो दूसरी बात होती है। टहलते टहलते पहुँच गए, वहाँ पहुँचे कि हम भी भोजन करेंगे भाई, आज बैठिए आपके साथ में, तो बच्चों में भी उत्साह रहता है और जानकारी हो जाती है कि मेन्यू के अनुसार क्या बना। तो सर स्कूल के जो छात्र, पुरातन छात्र रहे हैं, भूतपूर्व छात्र या एलुमनी जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे कि जो अब क्या कर रहे हैं पुराने बच्चे जो हैं। स्कूल में पुराना स्कूल है और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता दूं। जैसे आपने कहा था कि 36 ईयर्स हो गए हैं, तो 25 ईयर्स का ये CBSE का विद्यालय चल रहा है। अभी 20 दिसंबर को इस विद्यालय परिवार ने सिल्वर जुबली कार्यक्रम बनाया था। उसमें उन्होंने पुरातन छात्रों को, अभी तक जितने प्रधानाचार्य यहाँ सेवा दे चुके ऐसे प्रधानाचार्यों को, ऐसे माननीय जो समर्पित व्यक्ति थे, ऐसे सम्मानीय व्यक्तियों को बुला करके विद्यालय परिवार ने सम्मिलित किया था। प्रशासनिक सेवा में एक बड़ी संख्या यहाँ से निकलती है जी। समय समय पर, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैं पूरी की पूरी लिस्ट है आपके पास, मैं देख पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि SP, IAS, IPS,
एसोसिएट प्रोफेसर, एसडीएम, सीओ, फ्लाइंग अफसर, भारतीय वायु सेवा में है, यूपीएससी में पीसीएस जे निकाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने पास में हैं। इंजीनियरिंग की सेवा में अपने बच्चे हैं, मेडिकल और वैज्ञानिक भी अपने साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐसी एक बड़ी लिस्ट है। ये तो मिनिमम ये जो लिस्ट निकाली गई है विद इन ए मंथ की लिस्ट है ये। जी जी। कि एक महीने में जो इन्होंने एक टारगेट लिया, नहीं उसका सिल्वर जुबली बनाया जाए, तो उसको ध्यान में रखते जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही वो एक महीने का इन्होंने अपडेट निकाला है वो है। सर, तो आगे विद्यालय को लेकर के क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है आप लोगों के या मैनेजमेंट के मस्तिष्क में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आगे देखिए, एक तो ये विद्यालय मैंने जो बताया है अपने स्टाफ के साथ बैठ कर के, मैनेजमेंट के साथ बैठ कर के, पिछले संडे को मैं गोरखपुर में मीटिंग थी, वहाँ पर गोरक्ष प्रांत के ऐसे 52 विद्यालय चलते हैं, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्य आए थे, अखिल भारतीय अधिकारी आए थे। तो अखिल भारतीय अधिकारी की जो अपेक्षा है वो ये है कि हमारा विद्यालय नंबर 1 पे होना चाहिए। जहाँ पर हम हैं वहाँ नंबर 1 पे होना चाहिए, और नंबर 1 परीक्षा फल के आधार नहीं, समाज में हमारी जो स्वीकारता है, हमारी शिक्षा की स्वीकारता और हमारे लोगों की स्वीकारता, ये समाज में नंबर 1 पे होना चाहिए। शिक्षा पर कहीं कोई विचार होता है तो उसमें नागाजी मालदेपुर जैसे विद्यालय को भी बुलाया जाए और विचार लिया जाए जी। और एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे जिला में ही नहीं, प्रदेश में, रीजन में और ऑल इंडिया लेवल पर टॉप करें। ऐसा हमने अपने सेवा काल में अवसर प्राप्त किया है। एक विद्यालय था, उसका नाम तो नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर हमने रीजन में 3रा स्थान प्राप्त किया, ऑल इंडिया लेवल पर 7th पोजीशन थी। और मैं यहाँ की समिति से, यहाँ की स्टाफ से मैं इस बात को रखता हूँ कि अपने विद्यालय भी ऑल इंडिया लेवल पर अपना विद्यालय का कहीं ना कहीं स्थान होना चाहिए, और उसके लिए लोग प्रयासरत हैं। सर, चलते चलते मैं चाहूँगा कि यहाँ के पढ़ने वाले जो छात्र हैं या अन्य छात्र जो इस वीडियो के माध्यम से आपका संदेश सुनेंगे और उनके अभिभावक भी, उनके लिए आपका कोई पर्टिकुलर संदेश है, कोई आप बात बताना चाहेंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से? देखिए, मेरा निवेदन छात्रों से और अभिभावकों से केवल इतना है कि जिस मिशन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं उसको वो कोऑपरेट करें मेरे साथ में जी। और हमारा भी उद्देश्य वही है कि प्रत्येक छात्र को एक अच्छा नागरिक बनाना। अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छा नेता बनेगा, अच्छा अभिनेता बनेगा, तो उससे मेरे विद्यालय का तो नाम होगा, लेकिन मुझे खुशी उस बात की होगी कि हमारे अभिभावक और हमारे छात्र जो कई स्टेजेस पर हैं और उसको फॉलो करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, मैं बार बार रखता हूँ कि अनुशासन की प्राथमिकता नंबर 1 पर होनी चाहिए। हमको अनुशासित रहना और स्वानुशासित रहने का प्रयास करें। मैं छात्रों में ये कोई प्रेशर नहीं बनाता हूँ कि आपको अनुशासित रहना है। मैं निवेदन करता हूँ कि अनुशासित रहने का प्रयास करिए। मैंने कई उदाहरण दिए कि आप विवेकानंद को नहीं जानते हैं, अंबेडकर को नहीं जानते हैं, दयानंद जी को नहीं जानते हैं, तो इस समय के जो लोग हैं उनकी प्रेरणा में आकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के आप अच्छा काम करिए, अच्छे लोगों से मिलिए। आज भी अपने बीच में अच्छे लोग हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि एक अच्छे समाज के साथ खड़ा होकर के, और जो अखंड भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं और जिनके लिए, जिस कार्य के लिए अधिकांश लोग लगे हुए हैं, और यदि कहें कि जिनका साइलेंट फीचर में कम से कम 70 और 80% लोग इस ओपिनियन के साथ हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, और अखंड भारत के लिए हम सब लोग अग्रसर हों, एकजुट हों। उसके लिए वही प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति पर आधारित हमारी शिक्षाएं हैं, वो हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं उनको हम फॉलो करें। मॉडर्न को हम अनदेखा नहीं करेंगे, उनसे भी हम कंपटीशन में रहेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। सर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि विद्यालय और ये शिक्षा पद्धति निरंतर प्रगति करता रहे और राष्ट्र के विकास में, क्षेत्र के, समाज के विकास में ऐसे ही योगदान देता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको और आपकी टीम को, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।